नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें रेगुलर लाइव क्लासेस के बारे में तो आपको रात्रि 9 बजे क्लास अवेलेबल हो। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्टेट पीसीएस में आरपीएससी। उसके बाद में फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो 10 VV रेफरल कोड है। इस कोड का उपयोग करने से आपको स्पेशल क्लासेस फ्री में दिखाई देगी। जितने भी स्पेशल क्लासेज है आप सभी को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन ले तो भी इससे आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप जुड़ते हैं प्लस कोर्स से? तो आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अन अकेडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम खुद को इवेल्युएट कर सके इसलिए अन अकेडमी प्रोवाइड करवाती है यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज़ और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी को आप यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से आंसर राइटिंग के सेशन व मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको अवेलेबल है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप इनके साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। 12 महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वह 3 महीने फ्री, मतलब कि 15 महीने जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी और 24 महीने जो का जो सब्सक्रिप्शन है वह 4 महीने फ्री है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी 28 मिनट की 28 महीने की रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकेडमी ने किस प्रकार से जो है आरएस के स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स को हेल्प करी। तो उनके खुद के वर्ड्स हैं उन स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पर जरूर देखें। सभी स्टूडेंट्स के बारे में है यहाँ पर, नीट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, आरएस के लिए, इन सभी के लिए। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं, इन बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बैच कोर्सेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। आप ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 अक्टूबर से जो है ब्लॉक जो है यहाँ पर ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी एग्जाम्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम राजस्थान के सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। 1 साल का कोर्स हमारा 7,000 रुपये का है और 2 साल का कोर्स 8,400। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VB का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर तो ये 1 साल का कोर्स जो है हमारा 6300 रुपये में और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 7560। ये 12 महीने की जगह 15 महीने वैलिडिटी है और इसकी वैलिडिटी जो है आपकी 28 महीने की है। ठीक है, तो 10VB रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? तो इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज और रामकरण जोशी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कुछ जो है यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। जसनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, शीतला जी का मंदिर कहाँ पर है, झांबू जी का मंदिर कहाँ पर है, वही जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? ये आपको सुमेलित करना है। सही युग्मों को सुमेलित करना है।
तो यहाँ पर ए जो आंसर दे रहे हैं 4-2-1-3, ये हमारा सॉरी 4-2-3-1 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ए प्रसिद्ध व्रतहरि मेला आयोजित किया जाता है, तो व्रतहरि मेला जो है किस जगह पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में और सीकर में। व्रतहरि मेले का आयोजन इनमें से किस जगह पर होता है? भरतहरि मेले का आयोजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अलवर में किया जाता है। बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली? तो अली बख्शी ख्याल जो है हमारी कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? करौली, चिड़ावा, अलवर व चित्तौड़। अली बख्शी ख्याल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो बिल्कुल अलवर जो आंसर दे रहे हैं सभी आप सही आंसर दे रहे हैं। अलवर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मेहराब की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? कोटा मेहराब की सहायता के लिए यहाँ पर कौन सा राज्य सैनिक सहायता भेजता है? बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर। तो कोटा मेहराब की सहायता के लिए यहाँ पर करौली जो है यहाँ पर सैनिक भेजते हैं। ये बिल्कुल से आप जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? तो इनमें से कौन जो है मारवाड़ परगना विगत के लेखक है? दयालदास, मोहनोत नैन्सी, पद्मनाथ और चारण शिवदास। तो मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? तो मोहनोत नैन्सी। सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, मोहनोत नैन्सी। 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को यहाँ पर कौन चित्रित करता है? साहेबदीन, सफी मोहम्मद, श्रीरंगधर और बिशनदास। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास रेगुलर की अगर हम क्लास की बात करें तो आपको रेगुलर क्लास अवेलेबल होती है रात्रि 9 बजे, जिसमें हम कभी जो है राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को करते हैं तो कभी हम इंडिया जीके से संबंधित। तो यहाँ पर 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को कौन चित्रित करता है? तो साहेबदीन। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से भी विख्यात है? चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात राजप्रसाद या मतलब कौन सा स्थान है?
बिजलोई, उमेद भवन, शिव निवास और जलमहल। तो राजप्रसाद के नाम, चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध जो है हमारा यहाँ पर, वह है उमेद भवन पैलेस, जो कि जोधपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाते हैं? राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर को दर्शाते हैं? तो न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर को जो यहाँ पर दर्शाने वाला है, बिल्कुल एशियप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोटा व डूंगरपुर, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी चाहिए, न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर जो यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों से, न्यूनतम ग्रामीण व शहरी। तो देखिए न्यूनतम ग्रामीण, इसमें तो हो गया न्यूनतम ग्रामीण, वही इसमें हो गया आपका न्यूनतम शहरी। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए अधिकतम ग्रामीण अधिकतम शहरी, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा एकदम, ये हो जाएगा आपका अधिकतम शहरी, वही ये आपका हो जाएगा अधिकतम ग्रामीण। ये भी आप ध्यान रखिए। बी जो है कोटा व डूंगरपुर जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है? सिरोही व जालोर, जालोर व बाड़मेर, जालोर व जोधपुर, बाड़मेर व जालोर, और सीकर व झुंझुनू। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है इनमें से कौन सी जगह पर है? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह सिरोही में और जालोर में, भालू के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, सिरोही व जालोर। नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले में? नवलखा झील जो है राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आप लोगों को बताना है। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। नवलखा झील कौन से जिले में है? तो नवलखा झील जो है यहाँ पर बूंदी में है, सभी को पता है, काफी बार जो है ये प्रश्न राजस्थान के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां स्थित, तो भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां जो है अरावली के में कौन सी जगह पर स्थित है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और पश्चिमी अरावली।
भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल यहाँ पर उत्तरी अरावली होगा। एक जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तरी अरावली। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर। तो यहाँ पर उदयपुर होगा। भारत सरकार के सोलर सिटी कार्यक्रम का हिस्सा उदयपुर नहीं। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास जो है इनमें से किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने। स्थिर पूंजी संचय, स्थिर पूंजी का व्यय, स्थिर पूंजी का उपभोग और स्थिर पूंजी का स्टॉक। तो मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? तो मूल्यह्रास का सीधा सा मतलब यहाँ पर स्थिर पूंजी का उपभोग, उपभोग को जब हम कर लेंगे वही मूल्यह्रास है। 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर पूछा जा रहा है 2001 से लेकर 2011 में, ये आपको बताना है। तो 2001 से लेकर 2011 का मध्य 10 साल में जो है यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 17.7% रहती है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत में वर्ष 2016 16-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य बताना है। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्यों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। किस कंपनी की वस्तु को किस कंपनी को वस्तु व सेवा कर के तंत्र के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया? जीएसटी के लिए यहाँ पर किसको प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है इन्फोसिस को। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है के अंतर्गत उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज जो है स्वीकृत किए जाते हैं और अधिकतम रकम कितनी स्वीकृत की जा सकती है? 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के तर्ज पर जो स्वीकृत किए जाते हैं, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो स्वीकृत जो यहाँ पर किए जाते हैं वह 10 लाख रुपए जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। डी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो इनमें से वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। आज हम इसके 40 प्रश्न करेंगे, बाकी रिमेनिंग प्रश्न जो हम यहाँ पर कल करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। डी यहाँ पर आंसर होगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भूमंडलीय उष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? UNFCCC का फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क सेंटर फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। भूमंडलीय उष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल ये जो भी आंसर दे रहे हैं सही आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? तो राष्ट्रीय आय यहाँ पर अनुमान जो है कौन लगाता है सर्वप्रथम? विलियम डिकबॉय, पिंडले सिराज, BKRB राव और दादाबाई नौरोजी। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर मिलता रहे। तो राष्ट्रीय अनुमान आय का अनुमान लगाने वाले सबसे पहले तो बिल्कुल डी दादाबाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो इनमें से बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नागौरी, कांकरेज, जखराना और चोकला। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो बकरी की नस्ल पूछी जा रही है राजस्थान की। तो राजस्थान की बकरी की नस्ल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जखराना, बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, जखराना। निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? एग्रो फूड पार्क जो है रिको के द्वारा स्थापित नहीं है। और जो भी स्टूडेंट RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, RS के फॉर्म जो है 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट जो है 4 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रहेगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं इस बीच में फॉर्म भर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो एग्रो फूड पार्क जो है यहाँ पर जयपुर में नहीं है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी? तो सेज के विकास के लिए कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? रिको, RFC, IDBI और सिडबी। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है?
तो सेज के विकास के लिए केंद्रीय प्रमुख एजेंसी यहाँ पर रिको है। बिल्कुल 1 नंबर जो है सही आंसर है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो इनमें से कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना? ये आप लोगों को बताना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और राजस्थान व हरियाणा। तो माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान व गुजरात की। राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इनमें से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है, ये आप लोगों को बताना है। सूरतगढ़, कोटा, काली सिंध और छपड़ा। बिल्कुल, आरएस के एग्जाम के फॉर्म की डेट मैं बता चुका हूँ। आरएस के एग्जाम के फॉर्म की अगर हम बात करें तो वह 4 अगस्त 2021 से लेकर 2 सितंबर 2021 तक। तो राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से सर्वाधिक प्रतिस्थापित क्षमता जो है इनमें से किसकी है? तो सर्वाधिक प्रतिस्थापित क्षमता की अगर मैं बात करूं तो वह आपकी छबड़ा की इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित? तो इनमें से वे कौन सी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, एमजी नरेगा परियोजना, और डीआरडीए प्रशासनिक योजना। तो कौन सी योजना जो है यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? और एप्लीकेशन के क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ही टाइम में जो आपकी एप्लीकेशन पे क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत यहाँ पर बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। और इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है ये आपको बताना है। 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख। आरएस प्रिपरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरएस प्रिपरेशन के लिए एक अलग से सेशन आपके लिए जो है, आरएस प्रीलिम्स के लिए एक अलग से सेशन जो है हम रखेंगे जिसमें आपको जो है आरएस के बारे में जो आपको जरूर सिलेबस डिस्कशन और प्रीलिम्स के पेपर को किस प्रकार से हम क्रैक करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पिछले प्रश्न का उत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50,000 रुपये। 50,000 बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? 1948 में यहाँ पर कौन से 4 राज्य हैं जिनको जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व कोटा, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ व करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। तो यहाँ पर किसको जोड़ा जाता है? तो बिल्कुल अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित दुर्गों में से इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो इनमें से वे कौन सा दुर्ग है जो हमारी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है? कैसरोडगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और बूंदी दुर्ग।
तो इनमें से कौन सी जो है दुर्ग जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है? तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह गागरोन दुर्ग है। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता? कौन सा ये लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है? गौरी नृत्य, पम नृत्य, अग्नि अग्नि नृत्य और वालन नृत्य। तो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है? तो लोक नृत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह वालन लोक नृत्य है। डाफला व मीरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर डाफला व मीरी पहाड़ियाँ हैं? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और असम में। डाफला व मीरी पहाड़ियाँ इनमें से किस जगह पर? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो इनमें से वे कौन है तो जिसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? एम टी इन, एच फ्लोन, पी कोटेश्वरम और सी न्यूटन। तो इनमें से कौन है जिसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो भारतीय मानसून और तिब्बतियन पठार के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर पी कोटेश्वरम के द्वारा किया गया। भारत में काल वैसाखी की सर्वाधिक घटित होने वाली अवधि कौन सी अवधि में यहाँ पर काल वैसाखी घटित होती है? और इसके बाद में हम एक प्रश्न को और करेंगे आज के सेशन में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल ए आपका जो है सही आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित है? इनमें से कौन कौन से पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणी में अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार और लद्दाख पठार। कौन कौन से पठार जो है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणी में अवस्थित है? यहाँ पर अगर हम बात करें तीन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। लद्दाख पठार को छोड़कर सारे पठार जो है हमारे यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। 16 वन है, आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, अल्पाइन वन और ज्वारीय वन। तो इनमें से 16 वन क्या है ये आप लोगों को बताना है। 16 वन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो वनस्पति होती है वो 16 वन के अंतर्गत आएगी। भारत में भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं? तो यहाँ पर भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? ट्रांस गंगा का मैदान, मध्य व निचला गंगा का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और गुजरात का दक्षिणी भाग।
भारत का कौन सा क्षेत्र जो है इनमें से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं? तो यहाँ पर बी जो आंसर दे रहे हैं, मध्य व निचला गंगा का मैदान, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखा हो जाएगा ये, गंभीर सूखा की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। तो भारत का यहाँ पर कितना क्षेत्र है जो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से की दशा से प्रभावित है? 16%, 25%, 33% और 50%। तो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र यहाँ पर गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? तो बिल्कुल एक जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 16% क्षेत्र हमारे भारत का तो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित है। सुमेलित करना आपको सूची 1 को सूची 2 से, एक को जो है 2 से। कौन सा वृक्ष कौन से प्रकार की वनस्पति जो है में मिलता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में कौन सा वन है? मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये वन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल दो जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, दो हमारा यहाँ पर सही आंसर। उष्णकटिबंधीय कटीले वन को भी अगर आप बबूल से मिला देते हैं तो भी आपका ये प्रश्न जो है सही कर सकते थे। सीकर, झुंझुनू तथा नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि पेटी के अंतर्गत आते हैं? सीकर, झुंझुनू व नागौर जो है यहाँ पर राजस्थान की कौन सी कृषि पेटी में आएंगे? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अंतर स्थलीय अपवाह के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सीकर, झुंझुनू और नागौर जो है राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। कौन सी नदियां गंगा की सहायक नदी तंत्र का भाग नहीं है? ये बताना है आपको, गंगा की सहायक नदी नहीं है या सहायक नदी तंत्र का भाग नहीं है, चाहे वो यमुना की हो चाहे वह कोई भी नदी जो गंगा में अपना जल को मिलाती हो। गंगा ने के मैदानी तंत्र का भाग जो है यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी व ई जो है यहाँ पर मोरेन व जाखम हो जाएगा यहाँ पर, ये याजम की जगह सी व ई जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 16 वन है, ये हमने इस प्रश्न को किया था, वापस है ये। 16 वन जो है इनमें से क्या है? आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, एल्पाइन वन और ज्वारीय वन। 16 वन जो है अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन 16 वन, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया था। भारत का कौन सा क्षेत्र जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? मध्य व निचला गंगा का मैदान,
भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है सूखे की गंभीर मतलब गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित है? 16%। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। लूणी जवाई बेसिन, गौडवार प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माही बेसिन, छप्पन मैदान, बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पर बनास बेसिन का जो है बागड़ प्रदेश सुमेलित। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी प्रमुख खाने, तांबड़ा की प्रमुख खाने कहाँ पर है? टोंक व जोधपुर में है, जयपुर व अलवर में, जयपुर व दौसा में है, टोंक व अजमेर में। तांबड़ा की प्रमुख खाने राजस्थान में किस जगह पर है ये आप लोगों को बताना है। नमस्कार जी, आप जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं टोंक व अजमेर, वो हमारा सही होगा। टोंक व अजमेर सही होगा इसका। तांबड़ा जो है हमारा, तांबड़ा गार्नेट, 4 नंबर टोंक व अजमेर। इसको 4 कर लीजिएगा, टोंक व अजमेर आपका सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऊर्जा परियोजना और इसकी अवस्थिति के बारे में जो है पूछा गया है। बरला सोलर पार्क कहाँ पर है? अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना किस जगह पर है? पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? और डी जो है हमारा यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना। ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल 2 नंबर जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? प्रकाशिक लेंस हेतु जो है यहाँ पर प्रयुक्त कौन सा पदार्थ नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक व चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पर प्रकाशिक लेंस हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता तो चिकनी मिट्टी यहाँ पर होगा बिल्कुल। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो इनमें से राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम इनमें से कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ऐश्वर्या, सरस्वती, लक्ष्मी और रागेश्वरी। राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी। सी जो आंसर दिया है वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। एस्केरियासिस, लंबिकोइडाई विषाणु, पल्मोना टाइफी, माइक्रोप्लाज्मा, एंटीअमीबा हिस्टोलाइका, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जीवाणु।
यहाँ में से कौन सा सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। सुमेलित की अगर हम बात करें, बिल्कुल 3 नंबर आंसर जो दे रहे हैं यहाँ पर, सही आंसर है एंटी अमीबा हिस्टोलाई का जो है एक प्रोटोजोआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं, वृद्ध व क्षतिग्रस्त आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती है, डिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है, और अकणिकीय श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन का स्रावन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सत्य कथन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वृद्ध व क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो है यहाँ पर आरबीसी जो होती है, तो प्लीहा में नष्ट होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल क्या होती है, ये आप लोगों को बताना है। जितने भी यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट है, आप सभी का स्वागत है। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत कम होती है, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है, हवा में प्रकाश तरंगों की चाल से अधिक होती है, और हवा में श्रव्य तरंगों की चाल प्रकाश तरंगों की चाल ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। यहाँ पर 2 नंबर आंसर जो है हमारा, यहाँ पर हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल जो है यहाँ पर बहुत अधिक होती है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन, तो इनमें से भारत के द्वारा विकसित किया गया उपग्रह प्रमोचक वाहन जो है कौन सा है? पीएसएलवी, MK3, MK2, पीएसएलवी 1, पीएसएलवी एक्सएल और पीएसएलवी सी। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा जीएसएलवी मार्क 2 होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं? तो इनमें से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का जो है यहाँ पर भाग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का यहाँ पर भाग नहीं है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 4 नंबर जो आंसर दे रहे हैं आप यहाँ पर, जनता नेट जो है बिल्कुल यहाँ पर भाग नहीं है। 4 नंबर जो है आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? रबड़, प्लास्टिक, सादा नमक और मोम। तो इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर हम बात करें, तो सादा नमक जो है यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है?
तो कौन सा यहाँ पर तत्व युग्म जो है वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन व सीजियम, ब्रोमीन व मरकरी, मरकरी व लिथियम, मरकरी व ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा तत्व या युग्म वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल साफ जो है, 2 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो सभी सही आंसर दे रहे हैं। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मुख्य कारण एस्बेस्टस, कपास के रोए, सिलिका और कागज की लुगदी। श्वेत फुफ्फुस का कारण क्या है इनमें से? श्वेत फुफ्फुस का कारण जो है यहाँ पर एस्बेस्टस है। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, एस्बेस्टस। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता वृद्धि क्या कहलाती है? मतलब जैसे जैसे जो है यहाँ पर फूड चेन जो है बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे पोषक स्तरों में जो अ, अविषाक्त पदार्थों की सांद्रता जो बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता और जैव संश्लेषण। उसे किस नाम से जानते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्तता सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल 2 नंबर आंसर जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है ये आप लोगों को बताना है। जूल प्रति सेकंड, वॉट, किलोवाट, घंटा और अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो कौन सा यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है बिल्कुल यहाँ पर किलोवाट घंटा नहीं है। सी जो है हमारा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। अधिकांश बीटी आवेश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आवेश को कोडित करने वाले जीन का क्या नाम है? सी आर वाई, डी आर वाई, एफ एफ आर वाई और जी आर वाई। ये एफ आर वाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। कार्बन के अपर रूपों में निम्नलिखित कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। इसमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है उसके बारे में आपको बताना है। ग्रेफीन, फुलरेन, कार्बोरंडम, डायमंड और कार्बाइन। तो इसमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप है ये आप लोगों को बताना है।
तो इनमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कार्बन के अपर रूप की अगर हम यहाँ पर बात करें, ई जो है कार्बोरंडम के अलावा सारे के सारे कार्बन के अपर रूप है। तो 1 नंबर जो है आंसर बिल्कुल ए जो है हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो इनमें से कौन सा एक अम्लीय लवण है, ये आप लोगों को बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो आप आंसर दे रहे हैं सही आंसर है हमारा। अमोनियम क्लोराइड जो है एक अम्लीय लवण है। पदार्थ की चौथी अवस्था को माना जाता है, तो कौन सी पदार्थ की चौथी अवस्था है इनमें से? शुष्क बर्फ, एलपीजी, पारा और प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है इनमें से किसे कहते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था बिल्कुल प्लाज्मा है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा प्लाज्मा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है इनमें से किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? इथाइलिन का, आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का और वाइलिन क्लोराइड का। तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कूट का चयन करना। तो इनमें से जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वह आपको बताना है। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है। दूसरा, ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। और डायमंड जो है ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सही आंसर जो है हमारा यहाँ पर एक होगा। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं या एक आंसर जो दे रहे हैं वह हमारा सही आंसर दे रहे हैं। तो ए और डी में जो है यहाँ पर ग्रेफाइट जो है विद्युत व ऊष्मा का चालक था, अच्छा चालक था। और डायमंड जो है यहाँ पर विद्युत व ऊष्मा का जो है अच्छा कुचालक था या कुचालक था। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है युग्म के बारे में आपको बताना है। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी क्या, नाना साहिब मुंगेर से थे और मोहन मौलवी अहमदुल्ला जो है फैदाबाद। इसमें ये नहीं लिखा हुआ 1857 की क्रांति से संबंधित है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसी से संबंधित ये प्रश्न है।
तो इनमें से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही नहीं है? तो 3 नंबर यहाँ पर सही नहीं है। नाना साहेब जो है हमारा यहाँ पर सही नहीं है। कछवार राजवंश के जो शासक हैं, कछवार राजवंश के शासकों को काल के अनुसार यहाँ पर जमाना है। कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ? तो यहाँ पर काल के अनुसार अगर हम जमाते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 2 3 4 जैसे लिखे गए हैं वैसे ही जो है यहाँ पर काल के अनुसार हो जाएंगे। पुरातात्विक स्थल बागोर जो है अवस्थित है। बागोर इनमें से किस जगह पर अवस्थित है? लूनी नदी पर, बनास नदी पर, कोठारी नदी पर और चंबल नदी पर। बागोर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को पता है बागोर हमारा कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा की नदी की अगर हम बात करें तो ये कोठारी नदी पर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस बोस के बारे में संबंध में जो है यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको चुनना है कुछ सही कौन सा है। उन्होंने 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य उन्हें जो है यहाँ पर 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। तो कौन सा कूट यहाँ पर सही है? सही के बारे में आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। तो हड़प्पा का जो प्रसिद्ध पुरुष धड़ है वो इनमें से किससे निर्मित है? पाषाण से, कांस्य से, मृत्तिका से और चांदी से। तो हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ जो है यहाँ पर किससे निर्मित है? तो ये पाषाण से निर्मित है। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। कजरी गीत है महाराष्ट्र के भक्ति गीत, गुजरात के जनजातीय गीत, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत और पंजाब के प्रेम गीत। तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है? तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कजरी गीत के बारे में। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 4 बाग शैली के बीच मध्य अवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर जो है मकबरे की जो है मुख्य निर्माण वस्तु है। कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको चुनना है।
हुमायूं के मकबरे के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। मोहिनीअट्टम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल की नाट्य कला है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में ये सम्मिलित है। तो कुटियाट्टम के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर वो हमारा सही आंसर होगा। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। सर्व खलविंद ब्रह्मा उद्धृत है तो ये कहाँ पर जो है लिखा गया है? बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। सर्व खलिंदम ब्रह्मा जो है उद्धृत है इस जगह पर, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया। तो वन प्लेनेट प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर किस जगह पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, नई दिल्ली में और टोक्यो में। वन प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर जैव विविधता के लिए इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वन प्लेनेट समिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वन प्लेनेट समिट के आयोजन जो है यहाँ पर पेरिस में किया जाता है, फ्रांस में, न कि नई दिल्ली में। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया? विवेक मूर्ति, तरुण छाबड़ा, विदुर शर्मा और विनय रेड्डी। तो भारतीय मूल के वे व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया है। तो यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में यहाँ पर विवेक मूर्ति जी को नामांकित किया गया। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जीरो फेल मिशन क्या? तो इनमें से कौन सा मिशन जो है यहाँ पर जीरो फेल मिशन है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जीरो फेल मिशन से संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट संपन्न करवाने का यूएस का एक सीक्रेट अभियान है। दूसरा, सैन फ्रांसिस्को में बेंगलुरु की संपूर्ण महिला विमान चालिका दल उड़ाने को जो दिया गया नाम है। तीसरा, जयपुर में हाल ही में संपन्न आयकर छापों को दिया गया नाम। और चौथा, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पकड़ने हेतु हाल ही में खत्म हुए अभियान को दिया गया। तो जीरो फेल मिशन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। जीरो फेल मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल ये जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर आप सही आंसर दे रहे हैं।
निम्नलिखित में से किसने 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया? तो इनमें से वे कौन है जिन्होंने जो है सिग्नल ऐप का जो है निर्माण किया है? मार्क जकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक और जॉन कुम। तो किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया, ये आप लोगों को बताना है। सिग्नल ऐप जो है यहाँ पर इसमें से किसके द्वारा निर्माण विकसित किया जाता है? सिग्नल ऐप की अगर मैं यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 2 नंबर ब्रायन एक्टन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 के टीकाकरणों की आपूर्ति यहाँ पर की थी। तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल नहीं देश के बारे में बताना है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान की सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति यहाँ पर शुरू की। इनमें से कौन सा जो है उस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अफगानिस्तान जो है बिल्कुल उसकी सूची में शामिल नहीं है। ओडीओपी का अर्थ क्या है? वन डेवलपमेंट वन प्रोजेक्ट, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ओडीओपी का अर्थ क्या है इनमें से, ये आपको बताना है। फुल फॉर्म पूछा गया है, ये समझ लीजिए। तो ओडीओपी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओडीओपी बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 जो है यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित होगी? 2355, 5443, 5334 और 4335। किस प्रकार की प्रणाली से जो है हमारे यहाँ पर विकसित होगा, मतलब ये रिप्लेस होगा? वर्तमान की जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूँ तो 1986 में आती है और स्वतंत्रता के बाद की अगर मैं बात करूँ तो 1968 में आती है। 68 के बाद में 86 और 86 के बाद में 2020। नई शिक्षा नीति यहाँ पर 5:3 सॉरी 5वीं के बाद में 30, 5, 5, 3, 3 और 4। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो इनमें से कौन है जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण दिया जाता है? तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और सुदर्शन साहू। इनमें से वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म विभूषण यहाँ पर दिया जाता है सुदर्शन साहू को, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स या ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना के कौन सा जो है स्थान अर्जित करती है? वैश्विक सेना में भारतीय सेना जो है यहाँ पर कौन सा स्थान अर्जित करती है? दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स।
तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है भारतीय सेना का? तो बिल्कुल चौथा स्थान यहाँ पर मिलता है। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर किस हथियार का सफल परीक्षण किया गया है 22 जनवरी 2021 को? किस हथियार का सफल परीक्षण किया गया 22 जनवरी 2021 को? तो सा जो है हमारा साओ, वो हमारा सही आंसर होगा। पराक्रम दिवस इनमें से किसकी स्मृति में बनाया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। पराक्रम दिवस जो है इनमें से किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पराक्रम दिवस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस होंगे। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला पहला राज्य। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाले भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व बिहार। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य। तो भारत के पहले राज्य की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वह है राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान ही है। किशनबाग एवं नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जगह पर? तो इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर किशनबाग व नवनिर्मित रेगिस्तान जो है हमको मिलता है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जैसलमेर। तो किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जो है यहाँ पर कौन से राज्य में है? तो जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर जिले में। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कॉपर प्राइवेट लिमिटेड को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिंक एंड लेड एंड जिंक माइंस लिमिटेड को और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गोल्डन पिकॉक अवार्ड से जो है यहाँ पर किसको सम्मानित किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड से जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाता है 4 नंबर ऑप्शन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड, तो इसमें से जो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो एफएम को प्रसारण के लिए क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड बिल्कुल 88 से 108, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। राजकोषीय घाटा 33,109 करोड़ रुपए था।
कर राजस्व 11.87% गिर गया, गैर कर राजस्व 45% गिर गया और राज्य जीएसटी 25.48% नीचे चला गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैर कर राजस्व जो है 45% गिर गया, ये स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो 10 रेफरल कोड 10BB रेफरल कोड का आप यूज कर सकते हैं और साथ ही आप फ्री स्पेशल क्लासेज में इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।